हम लोग क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर का बहुत तेज़ी से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, मान लो कि कुछ डेटा हमको लिखना है कि कुछ बच्चों के पास कुछ नोटबुक्स हैं एंड कुछ पेन्स हैं। उसको हमको सिस्टमेटिक तरीक़ा से लिखना है कि राधा के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन है, फौजिया के पास 10 नोटबुक है और 2 पेन है, सिमरन के पास 13 नोटबुक है, 5 पेन है। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से हमें लिखना है, तो उसी के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। देखो, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन टाइप में लिखा गया, ज़्यादा बड़े लेवल पे लिखा गया। इसको और समराइज करेंगे तो हम कुछ इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको और समराइज कर देंगे तो हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं और इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा तरीका है कि इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जो कि इसमें नंबर ऑफ रो कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स एक बहुत सारे डेटा को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखने का एक तरीका है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट होना चाहिए। देखो, डेफिनेशन में देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें या तो बहुत सारे नंबर्स लिखे जाते हैं या फंक्शन लिखे जाते हैं, कुछ भी लिखे जाते हैं बट रेक्टेंगुलर में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब फंक्शन रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स या फंक्शन होते हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। या तो एंट्री कहेंगे या एलिमेंट्स कहेंगे। 5 क्या है? एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स का। 0 क्या है? एलिमेंट्स है। 6 क्या है? एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स का। 3 भी एलिमेंट्स है, -2 भी एलिमेंट्स है, 2 + i भी एलिमेंट्स है, -1 भी एलिमेंट्स है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? अब मैट्रिक्स का जो नेम है वो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे हम सेट्स का नेम कैपिटल लेटर से लिखते थे, उसके एलिमेंट भले ही स्मॉल लेटर से लिखते थे, वैसे ही मैट्रिक्स का जो नेम है हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसे हम रोज कहते हैं। रो, जैसे ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये इसका पहला रो है, फर्स्ट रो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसका सेकंड रो है। और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। जैसे ये वर्टिकल लाइन है तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सी मैट्रिक्स का। बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से हम रो और कॉलम को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। अब ऑर्डर और ऑफ अ मैट्रिक्स, एक किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मान लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स में m रो है, टोटल रो की संख्या m है एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है। तो हम कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n है। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। टोटल रो पहले रहेगा और बाद में टोटल कॉलम होगा। फर्स्ट वाला रो की संख्या होती है और दूसरे वाला कॉलम की संख्या होती है। तो इस फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। m × n कहने का मतलब उस मैट्रिक्स के पास m रो है और n कॉलम है। अब देखो, किसी मैट्रिक्स को यदि हम रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं जनरल फॉर्मेट में, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे? ये एलिमेंट है A11। A11 कहने का मतलब 11 इसका एड्रेस बताता है
एड्रेस मतलब फर्स्ट वाला रो की संख्या, सेकंड वाला कॉलम की संख्या। 1 1 कहने का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो जेथ कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो जेथ कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो nth कॉलम का एलिमेंट, ith रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ith रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, ith रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, ith रो जेथ कॉलम एलिमेंट, ith रो nth कॉलम एलिमेंट। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को लिखते हैं। तो ये जो एड्रेस है, लास्ट वाली एंट्री जो है ये ऑर्डर के बराबर होती है, इसका एड्रेस लास्ट वाला mth रो nth कॉलम का एलिमेंट होता है, जो कि इसका ऑर्डर भी होता है m इंटू n। क्लियर है? किसी भी मैट्रिक्स को सबसे शॉर्ट तरीके से, सबसे शॉर्ट वर्जन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स A है जिसमें A क्या है, Aij उसकी एंट्री है, एलिमेंट है। अब Ij कहाँ से कहाँ तक है, देखो I 1 से लेके m तक है और J जो है 1 से लेके n तक है, जहाँ I और J दोनों नेचुरल नंबर है। पूरा का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, मतलब ये पूरे के पूरे बॉक्स को इसने एक लाइन में लिख दिया है ऐसे। ठीक है, तो दोनों लिखने का तरीका है। ठीक है, अब देखो वी शैल फॉलो द notation, namely A equal to Aij m into n to indicate the matrix A of order m into n। मतलब इस तरीके से जनरली मैट्रिक्स लिखा जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा मैट्रिक्स बार बार लिखना ठीक नहीं है, तो उसी को लिखा गया है Aij m into n। अब Ij कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके m तक, और J कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके n तक, तो पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा। We shall consider only those matrices whose elements are real number or function taking real values। मतलब हमारे सिलेबस में वही मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट जो होते हैं या तो रियल नंबर है या रियल वैल्यू फंक्शन है। We will not solve कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन। तो रियल नंबर की हम बात करेंगे। अब मैट्रिक्स में हम ऑर्डर पेयर को भी लिख सकते हैं। जैसे कोई पॉइंट है 2D प्लेन में, XY प्लेन में कोई पॉइंट है 0 1, तो उसको पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। या बहुत सारे पॉइंट है उनको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे किसी रेक्टेंगल के ये वर्टिसेज है, क्वाड्रिलेटरल के ये वर्टिसेज हैं 4 ABCD, तो हमने लिख दिया इसको ABCD। A के नीचे इनका एड्रेस, B के नीचे इनका एड्रेस, सबका एड्रेस मैट्रिक्स तरीके से हम लिख दिए। तो कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स के बहुत सारे यूजेज हैं। क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल 1 है, ध्यान से सुनोगे तो ये पूरा का पूरा दिमाग में प्रिंट हो जाएगा इसका मेथड कैसे सॉल्व होगा। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 3। 3 फैक्ट्री का डिटेल दिया गया है, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री। मेन वर्कर कितने हैं उसमें, वुमेन वर्कर कितने हैं उसमें। ठीक है, तो यदि मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो क्या ऑर्डर होगा उसका, तो रो कितने हैं, 3 रो हैं। देखो 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो 3 into 2 ऑर्डर हो जाएगा इसका। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इनका ऑर्डर लिख सकते हैं और मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। देखो 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया,
मैट्रिक्स के तरीके से सेम डेटा को लिखा गया है, इसी डेटा को लिखा गया है मैट्रिक्स के तरीके से, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कौन से हो सकते हैं? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 8 एलिमेंट है तो हो सकता है कि 1 into 8 ऑर्डर भी हो जाए, जिसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, या 8 into 1 हो जाए जिसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, या 4 into 2 हो जाए, या 2 into 4 हो जाए। क्लियर है? तो 4 पॉसिबल ऑर्डर है यदि 8 एलिमेंट है तो इस टाइप के क्वेश्चन, कहने का मतलब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि कितने एलिमेंट है तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हमें 3 into 2 मैट्रिक्स बनानी है। कितने की? 3 into 2 मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट का रिलेशन उसके पोजीशन के साथ दिया गया है। Aij इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ i माइनस 3j। अब ij क्या होते थे? पोजीशंस होते थे। तो अब देखो 3 into 2 मैट्रिक्स लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, A11 A12 A21 A22 A31 A32, जिसमें i और j दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के लिए ij 1 है, सेकेंड एलिमेंट के लिए i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, इसके लिए i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, इसके लिए 2 2, इसके लिए 3 1, इसके लिए 3 2, ठीक है। तो उनको इसमें पुट करते जाएंगे, चूंकि मॉड है तो पॉजिटिव संख्या ही बाहर निकलेगी। तो सारे के सारे नंबर्स हम पॉजिटिव ही आएगा, सबका कैलकुलेट करेंगे। तो देखो Aij का फॉर्मूला क्या है? ये है। अब A11 A21 A31 A12 A22 A32 इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे उनका एड्रेस की वैल्यू रख के, ठीक है। तो हमको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे और फिर हम इस मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लेंगे। क्लियर है? अब देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है? फर्स्ट में हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट है, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इसमें एक कॉलम होता है और रो की संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक ही कॉलम में सारा लिखा हुआ रहता है। यदि किसी मैट्रिक्स में एक ही रो है, कॉलम की संख्या कुछ भी हो, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो एक होगा और कॉलम कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो इसमें ऑर्डर n भी लिख देते हैं तो बात बन जाती है। n into n लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि m और n दोनों बराबर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर n लिख देते हैं। अब यदि Aij कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एलिमेंट्स A11 A122 ANN, इसको डायगोनल कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के ठीक बीच वाले डायगोनल, मेन डायगोनल को इसे डायगोनल कहते हैं, ठीक है। ये वाले नंबर जो है A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, वैसे ही A44 रहता तो A44 होता है, 55 होता, तो क्या हो गया? ये डायगोनल हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है ये। क्लियर है? अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वो तो डायगोनल था। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब उसके डायगोनल की वैल्यू नॉन जीरो होगी और बाकी सब जीरो होंगे।
डायगोनल की वैल्यू नॉन जीरो होगी और बाकी सब जीरो होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में यदि डायगोनल की वैल्यू बराबर है, डायगोनल की वैल्यू बराबर है आपस में, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? सभी डायगोनल के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू आपस में बराबर होगी। क्लियर है? अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल की वैल्यू 1 1 होती है और बाकी सब जीरो होते हैं। मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल की वैल्यू 1 1 है और बाकी सब जीरो है। समझ में आया? तो इससे क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? जो भी एलिमेंट का एड्रेस i = j है तो उसे हम 1 कर देंगे। ठीक है? तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। फिर से देख लो एक बार। सबसे पहले आया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है? वो एलिमेंट जिसका एड्रेस बराबर हो, i और j दोनों बराबर हो आपस में, उसे हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है? a11 a22 a33 इसको क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल की वैल्यू नॉन जीरो होती है, बाकी सब जीरो होते हैं। उसी का डेवलप वर्जन है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल की वैल्यू बराबर होगी आपस में, और थोड़ा मॉडिफाई कर दिए डायगोनल को, तो डायगोनल की वैल्यू 1 हो गई और बाकी सब जीरो हो गए, तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है? तो इसको याद कर लेंगे। जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। क्लियर है? जीरो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। क्लियर है? अब देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस के एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे देखो इसका a11 इसका a11 1 1 पोजीशन का 1 1 पोजीशन का एलिमेंट बराबर 2 2 पोजीशन, ये 1 2 हो गया ना, 1 2 1 2 पोजीशन बराबर 2 1 2 1 पोजीशन बराबर 2 2 2 2 पोजीशन बराबर। क्लियर है? तो जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे दो मैट्रिक्स का, तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है? बराबर है। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उनके वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो देखो ये 1 1 पोजीशन पे है तो 1 1 पोजीशन के बराबर होगा, ये 1 2 पोजीशन पे है तो 1 2 पोजीशन के बराबर होगा। तो ऐसे ऐसे इक्वेशन लिख के हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे देखो एग्जाम्पल 4 में कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो एक्स वाई जेड और ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो आराम से निकाल लेंगे। x + 3 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो x = क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। समझ में आया? z + 4 इस पोजीशन के बराबर हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो z क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे करके हम सारे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर? 4 के। सेकेंड एलिमेंट -3 के। और ये a21 के, a22 के। अब इसमें इक्वेशन लिख के हम सॉल्व करेंगे। समझ में आया? दोनों मैट्रिक्स बराबर है। ठीक है?
तो इसका मतलब क्या हुआ, A11 पोजीशन और 11 पोजीशन आपस में बराबर होंगे, तो 2A प्लस B बराबर हो जाएगा 4 के, इक्वेशन 1 हो गया। A माइनस 2B बराबर हो जाएगा -3 के, इक्वेशन 2 हो गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4A प्लस 2B इक्वल टू 8, और A माइनस 2B इक्वल टू -3, यह है सेकंड। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या करेंगे, दोनों को 3 + 2 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये 4A और A ये क्या हो जाएगा 5A हो जाएगा इक्वल टू, और ये कट जाएंगे, ये 5 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से अब पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, क्या है 2A प्लस B इक्वल टू 4 था ना, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, तो 1 था ना इसकी वैल्यू, 2 × A प्लस B इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1, तो ये 2 + B इक्वल टू 4, B इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2 आंसर। तो B की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगला इक्वेशन लिखेंगे, अगेन ये क्या है 5C - D इक्वल टू 11, 5C - D इक्वल टू 11, और 4C + 3D इक्वल टू 24, यही है ना, 4C + 3D इक्वल टू 24। तो ये क्या हो गया 4th इक्वेशन, और ये हो गया 5th इक्वेशन। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 15C - 3D इक्वल टू 33, यह हो गया 6th इक्वेशन, और 4C + 3D इक्वल टू 24, यह हो गया 5th इक्वेशन। अप्लाई 6th इक्वेशन प्लस 5th इक्वेशन, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, तो ये कट जाएंगे, और 15 × 4 = 19C इक्वल टू हो जाएगा 4 × 3 = 7, 3 × 2 = 5, 57। तो C इक्वल टू हो जाएगा 57/19, तो ये हो जाएगा 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 4 में रख दो, क्या था 4 इक्वेशन, 5C - D इक्वल टू 11, तो 5 × 3 - D इक्वल टू 11, 15 - D इक्वल टू 11, -D इक्वल टू 11 - 15 implies that -D इक्वल टू -4, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आंसर। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर है बात। अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को पूरा ढंग से बनाओगे घर पे जाके। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो 2 मैट्रिक्स हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर्स बराबर होते हैं, क्लियर है।
और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, मतलब सेम एड्रेस वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, जिस पोजीशन का एलिमेंट है उसको उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। क्लियर है? जैसे देखो ये 1 1 पोजीशन से ऐड होगा, 1 2 पोजीशन से ऐड होगा। ऑर्डर सेम है ना दोनों के? क्या ऑर्डर है? 3 × 2 इसका भी है और 3 × 2 इसका भी है। ठीक है, इसका 2 1 पोजीशन, इसके 2 1 पोजीशन से, इसका 2 2 पोजीशन, इसके 2 2 पोजीशन से, 3 1 पोजीशन, 3 1 पोजीशन से, 3 2 पोजीशन, 3 2 पोजीशन से ऐड कर देंगे। तो एडिशन में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं और ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, तो हमको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। और जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आता है जोड़ने के बाद, वो भी क्या आता है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है। ठीक है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। ठीक है, और जो रिजल्ट के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा। अब देखो जैसे ये ए मैट्रिक्स है 2 3 और बी मैट्रिक्स है 2 3, तो इनको ऐड करेंगे ए प्लस बी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करेंगे। ठीक है, ऑर्डर सेम है ना दोनों का, 2 3 2 3, देख रहे हो। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ऐड करने के बाद, वो भी क्या आएगा, 2 3 ही आएगा, सेम ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो पहले भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा। क्लियर है बात? तो ये थी रिजल्टेंट की। अब देखो जैसे एग्जाम्पल 6 में देखो, ए मैट्रिक्स है 3 × 2, बी मैट्रिक्स है 3 × 2, तो ऑर्डर बराबर हो गए, तो ए प्लस बी निकाल सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हमारा दोनों मैट्रिक्स का एडिशन आ जाएगा। क्लियर है बात? अब यदि उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उन्हें नहीं जोड़ सकते। कैसे जोड़ेंगे? एक ना एक में एलिमेंट बच जाएंगे, उसको किसके साथ जोड़ेंगे? समझ में आया? तो ये चीज़ है, इसको बाइनरी ऑपरेशन के तरीके से ही जोड़ा जाता है, बाइनरी ऑपरेशन जैसा होता है, लेकिन हम मैट्रिक्स को याद रखेंगे कि ऑर्डर के लिए ऑर्डर सेम होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, रिजल्टेंट सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, बस इतना ही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, एक मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखो ये कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 × a निकालना है। ठीक है, तो इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरे के पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसके पूरे के पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। क्लियर है बात? अब जैसे देखो ए मैट्रिक्स है और 3a हमें निकालना है, तो 3 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? कोई नहीं बचेगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें उसको निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो मैट्रिक्स जो मिलेगी वो क्या हो जाएगी, पहले मैट्रिक्स का निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं। जैसे सम के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, वैसे ही डिफरेंस के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाएंगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल 7 है, एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, ऑर्डर दोनों के 2 × 3 2 × 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2a - b निकालना है।
तो हमें दो काम दे दिया, एक तो स्केलर से पहले मल्टीप्लाई करो ए में और उसके बाद बी को माइनस करो, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट देखो इसमें लिख दिया है मैट्रिक्स फॉर्मेट में, 2 इंटू ए माइनस बी। अब पहले 2 अंदर जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको भी -1 माइनस को अंदर भेज सकते हो, माइनस को, या फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दो, बात वही है, ठीक है। माइनस को अंदर भेज के यहाँ प्लस लिख दो या फिर सबको घटा दो, बात एक ही है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो, ये माइनस को अंदर नहीं भेज के घटा ही दो तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन जो होता है क्यूमिटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब a प्लस बी करो या b प्लस a करो, रिजल्ट सेम आएगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, पहले a प्लस बी ऐड कर लो बाद में c ऐड करो, या पहले b प्लस c ऐड कर लो बाद में a ऐड करो, बात सेम है। 3 मैट्रिक्स है हमारे पास तो तीनों को ऐड करना है, चाहे किसी को पहले ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसको जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो मैट्रिक्स कौन सी है? नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हम जोड़ देंगे किसी मैट्रिक्स में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो मैट्रिक्स ऐड करने से किसी भी संख्या में जीरो ऐड करो वही संख्या होती है। तो जीरो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, जीरो मैट्रिक्स को कहते हैं। क्लियर है? या नल मैट्रिक्स को कहते हैं। अब देखो एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? निगेटिव मैट्रिक्स को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। किसी भी संख्या में वो संख्या ऐड करो कि रिजल्ट जीरो हो जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी? उसी की निगेटिव होगी। 5 में -5 ऐड करोगे तभी तो जीरो होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसमें उसका निगेटिव ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम -a को क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स कहेंगे ऑफ मैट्रिक्स ए। समझाया? तो किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स जो होता है उस खुद का एडिटिव इनवर्स होता है अपने पिछले मैट्रिक्स का। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं। यदि दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और दोनों में कॉमन रूप में k मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों को इंडिविजुअली भी हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो बात बराबर है। यदि दो नंबर हम जोड़ रहे हैं और a मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है, तो ब्रैकेट तोड़ के डिस्ट्रीब्यूट करके भी करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। पहले k में a मल्टीप्लाई कर लो, फिर l मल्टीप्लाई कर लो a के साथ और दोनों को ऐड कर दो, बात बराबर आएगी। क्लियर है? तो इसी को प्रूव किया गया है, इसको प्रूव किया गया है और इसको प्रूव किया गया है। ठीक है? तो ये चीज़ है। अब देखो इसमें क्या दिया है। एक मैट्रिक्स A दिया है और एक मैट्रिक्स B दिया है और हमें एक मैट्रिक्स X इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। ठीक है? तो 2a हम यहाँ से निकाल लेंगे, 5b यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है? अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। देखो 2a, ये 5b इधर है, इधर 2a को भेज दो। देखो 2a है और क्या था? 3x इक्वल टू 5b है। ध्यान से देखो, तो हमें x निकालना है, x मैट्रिक्स निकालना है। तो 3x क्या हो जाएगा? 5b माइनस 2a। x क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा
5b माइनस 2a। अब देखो ध्यान से, जो b मैट्रिक्स है उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, जो a मैट्रिक्स है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को माइनस कर दो। तो जो मैट्रिक्स आएगा लास्ट में उसमें 1/3 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। तब जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? कौन सी मैट्रिक्स होगी? वो एक्स मैट्रिक्स होगी, जो पूछ रहा है कि एक्स मैट्रिक्स कितना होगा। समझ में आया? अब देखो फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई फाइंड आउट करना है हमें जब x प्लस वाई इतना है और x माइनस वाई इतना है। तो इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। क्लियर है? और दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो वाई कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 2x आ जाएगा इतना, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फिर अब इसको सब में सारे एलिमेंट में डिवाइड कर दो। 8 में करोगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 8 में करोगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 8 में करोगे 4 आएगा, 0 के साथ 0 ही रहेगा, तो x की वैल्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं इक्वेशन। या एक बार हमने ऐड किया था, एक बार माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को, तो माइनस करोगे तो x कट जाएंगे, y बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जैसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में है ना, तो इसको नॉर्मल इक्वेशन जैसा ही मानो इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो तुम। पहले पिछला वाला समझ में आया तुमको? ये समझ में आया ना? अब इसको नॉर्मल तरीके से करो। मान लो कि x प्लस वाई हमारा कोई नंबर है, मान लो 5 है, और x माइनस वाई हमारा 6 होता था। तो हम क्या करते थे? दोनों को ऐड करते थे तो y कैंसिल हो जाता था, तो ये 2x इक्वल टू 11 हो जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ केवल एक नंबर न दे के मैट्रिक्स दिया है, एक नंबर न दे के मैट्रिक्स दिया है, तो 5 + 6 कर देते। तो अब हम मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, दोनों मैट्रिक्स कर लेंगे, और ये इधर 2x आएगा, तो 2x आएगा तो अब x क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, ये मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से घर पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना एक एक क्वेश्चन को बना कर। ठीक है, और मुझे दिखाना भी कि बनाए हो तुम। ठीक है, अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या करेंगे? इसको 2 को अंदर भेज दिया हमने। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को दोनों को जोड़ दिया। अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ये और वो बराबर है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी।